नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री चैनल पे। मैं रवि कलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 में राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट है, किस प्रकार का एग्ज़ाम पैटर्न होता है। खास तौर से इस प्रकार का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए होता है जिसको इस प्रकार की भर्ती परीक्षा के संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, या वो अपने परिवार में पहले होते हैं इस प्रकार के विद्यार्थी जो इस प्रकार के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, यानी उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, या बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या दूसरे राज्यों के विद्यार्थी हैं जो इन भर्ती परीक्षाओं से फैमिलियर नहीं है, उनको पता नहीं होता कि किस प्रकार से ये चीज़ें। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि इतने बेसिक क्वेश्चन के लिए मैसेज आ जाते हैं कि हमें ये लगता है कि ये तो पता होना ही चाहिए था, लेकिन जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देने वाले हों उनको इस प्रकार की चीज़ों का पता नहीं होता। तो हम इस वीडियो के अंदर बेसिक से लेकर और एडवांस तक इस भर्ती परीक्षा के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन दे सकता है, इन सब प्रकार की बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसा एक वीडियो हम फर्स्ट ग्रेड के लिए और एक वीडियो मैं सेकेंड ग्रेड के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि दोनों ही वैकेंसीज इस वर्ष आनी है और हो सकता है उसमें 2-4 महीने का देर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भर्ती दोनों ही आनी है और दोनों की ही तैयारी करने वाले विद्यार्थी निश्चित रूप से इस प्रकार की वीडियो की डिमांड कर रहे थे। यहां पर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। अब अलग अलग राज्यों के अंदर नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे राजस्थान के विद्यार्थी भी DSSB का फॉर्म डाल रहे हैं। कोई राजस्थान का विद्यार्थी है वो KVS के लिए, NVS के लिए भी तैयारी करता है। जब उसकी वैकेंसी आती है तो वहां पर सामान्य तौर पर आपको नाम देखने को मिलता है PGT, है ना। आपने जब भी नोटिस किया होगा ये आपको सामान्य तौर पर नाम देखने को मिलता है PGT। तो ये PGT ही है, यानी खास तौर से कक्षा 11 और 12 के जो विषय हैं उनको पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। हालांकि 9वीं 10वीं में भी इनको क्लासेस लेनी होती है और जरूरत के अनुसार उससे नीचे भी लेनी पड़ जाती है, लेकिन ये कक्षा 12 तक के पढ़ाने के लिए एक अध्यापक है। अब इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अलग अलग, जैसे मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, कम से कम 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जिसमें कुछ कोच के पद हैं, कुछ और हैं, और उनके लिए क्वालिफिकेशन के नियम भी थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं कई एग्जाम के लिए, कई प्रकार के सब्जेक्ट के लिए। तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में तो इसके लिए आपको या तो देखो ये नाम मिल जाएगा स्कूल लेक्चरर। PGT शब्द आपको राजस्थान में इस्तेमाल होता हुआ नहीं मिलता, स्कूल लेक्चरर नाम आपको मिल जाएगा, या इसके लिए सही नाम हिंदी में होता है प्राध्यापक। तो ये प्राध्यापक शब्द आपको मिल जाएगा स्कूल, या स्कूल व्याख्याता शब्द आपको मिल जाएगा, इस प्रकार के नाम। और फर्स्ट ग्रेड तो इसको चलो कहते ही हैं। तो ये भर्ती परीक्षा है और इसके लिए क्या चाहिए सामान्य तौर पर देखिए, जनरल में बात करूं तो कौन दे सकता है इस एग्जाम को। तो चाहे वो राजस्थान का निवासी हो, चाहे वो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों का निवासी हो, कोई भी हो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है। अन्य राज्य के लिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अन्य राज्य में चाहे आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, कोई भी आपको लाभ है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे, यानी जनरल की जो सीटें हैं उस पर आप फाइट कर सकते हैं यदि आप अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसके अंदर यदि हम करें तो इसमें मुख्य जो सब्जेक्ट है उन सब के लिए आपके पास PG प्लस B.Ed होनी चाहिए, या एक जो इसको जगह आप एक शब्द और आता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो सर्टिफाइड डिग्री दे रखी है B.Ed या डिप्लोमा इन एजुकेशन, इन दोनों में से आपके पास कोई एक होना चाहिए, साथ में आपकी उस सब्जेक्ट के अंदर PG होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या UG एंड PG का सब्जेक्ट है वो सेम सब्जेक्ट होना जरूरी है? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर आपको कॉमर्स के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट देखने को मिल सकता है, उसमें भी 2 ऑप्शन है। तो सेम सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, यानी UG में यदि आपने बिल्कुल ही स्ट्रीम ही आपकी अलग हो, जैसे आपने ये मैं BA और BSc की बात कर रहा हूँ, यदि आपने BSc भी किया है और आपने फिर जाके पॉलिटिकल साइंस में MA कर लिया, ज्योग्राफी में MA कर लिया, हिस्ट्री में MA कर लिया, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो जो सब्जेक्ट है UG का वो इसमें मैटर नहीं करेगा। किन में नहीं करेगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा B.Ed के जो टीचिंग सब्जेक्ट हैं वो भी इसके अंदर मैटर नहीं करते। फिर उसके अंदर मैं आपको जैसे इसमें दिखा ही देता हूँ वो जो PDF है, इसमें देखो आप ये जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, कॉमर्स, म्यूजिक, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, इसके लिए रूल थोड़े अलग हैं। 6ठे नंबर से जो शुरू हो रहे हैं, पिछले वर्ष जब आई थी तो 6000 पदों के लिए आई थी, उसकी वो विज्ञप्ति है ये 2022 वाली।
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटी, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी और उर्दू 20 तक के लिए, जो 6 से 20 तक के सब्जेक्ट हैं इनके लिए अलग है, मतलब ये कॉमन है इनके लिए। सिर्फ आप सीधा ही याद रखो, आपके पास पीजी होनी चाहिए और आपके पास बीएड होनी चाहिए। अंतिम वर्ष में यदि आप हो, वो मैं भी आपको बता दूंगा, यदि आप अंतिम वर्ष में हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये कोच के कुछ पद हैं और फिजिकल एजुकेशन है, इसके लिए रूल थोड़े से अलग हैं। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इन सब्जेक्ट के विद्यार्थी ये कह देंगे कि हमारी संख्या कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी आप हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तो उनको भी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए 6 से 20 तक जो मैंने आपको पद बताए सारे, उसके लिए सीधा सीधा आपको दे रखा है कि यहां पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपके पास होना चाहिए एक डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री इन एजुकेशन। ठीक है, बीएड हो गया, या आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन हो गया। पदक्रम संख्या 1 के लिए, जो कि आपका बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी के लिए यहां पर शर्त है, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपने कर रखी हो पोस्ट ग्रेजुएशन। नंबर 1, 2 शर्तें हैं इसके अंदर। नंबर 1, आपने क्या कर रखा हो, जूलॉजी, बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन 4 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। साथ ही साथ आपने जो ग्रेजुएशन है आपका, उसके अंदर बोटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट पढ़े हों, यानी बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन 4 विषयों में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। साथ ही आपने आपके ग्रेजुएशन के दौरान बोटनी और जूलॉजी पढ़ा है, दोनों, बोटनी एंड जूलॉजी दे रखा है यहां पर, और नहीं दे रखा, दोनों आपने पढ़ा है, तो आप बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद में दूसरा यहां पर सब्जेक्ट आता है कॉमर्स का। तो कॉमर्स में अलग अलग चीजें दे रखी है, देखो, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका, और विद बीकॉम, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीकॉम होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, साइंस और आर्ट्स के लिए नियम अलग है, कॉमर्स के लिए अलग है। फिर उसके बाद में या दूसरा ऑप्शन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट इन हायर सेकेंडरी क्लासेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, यानी 2 टीचिंग सब्जेक्ट जो 12वीं कक्षा में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो चलते हैं, जैसे आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, व्यवसाय अध्ययन जिसको आप बोलते हो, एक जो अकाउंट्स चलता है, लेखा शास्त्र जिसको आप बोलते हो, एक इकोनॉमिक्स चलता है, यानी जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए निर्धारित विषय है कॉमर्स के लिए, वो 2 आपके इसके साथ होने चाहिए, तब आप देख सकते हो। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पर कॉमर्स के लिए है। फिर उसके बाद में म्यूजिक के लिए देखो, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर आपको ऐसे सब्जेक्ट भी दिखेंगे, जैसे यहाँ पर इसके अंदर आपको बीएड का, फिर दूसरा देखो यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ये जो भी है एनसीटीई और गवर्नमेंट की ओर से, तो ये कॉमर्स के लिए हो गया। अब देखो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन म्यूजिक और द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट देयर टू बाय द गवर्नमेंट। देखो यहां पर आपको ये जो म्यूजिक वाला है, इसके अंदर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए म्यूजिक में। फिर उसके बाद में चौथा है वो इसका ड्राइंग का दे रखा है, इसके अंदर भी आपको देखेंगे कि यहां पर आपके 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ये 5 ईयर वाला कोई या किसी आर्ट स्कूल से या कॉलेज से, या इसका आपका जो डिग्री की हुई हो या जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इसके साथ में भी बीएड की आवश्यकता नहीं है। 5वीं जो है एग्रीकल्चर के संबंध में, इसमें आपको देखिए डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन चाहिए। कुछ एक है, जैसे तीसरा और चौथा जब यहाँ पर था, उसके अंदर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं थी, म्यूजिक के लिए और ड्राइंग के लिए। फिर उसके बाद में 21 से 25 जो कोच वाले हैं उसके लिए अलग से यहाँ पर दे रखा है, और 26वां जो फिजिकल एजुकेशन के लिए था, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्लस जो आपका बीपीएड के बाद में जो डीपीएड होता है, सॉरी एमपीएड होता है 2 साल का, वो होना चाहिए। तो इसके विद्यार्थी काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसके बारे में बता दिया। बाकी ये विज्ञप्ति है, आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप डाउनलोड कर लेना, आप वेबसाइट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो ये है। बाकी जो सब्जेक्ट वाले हैं, जो मैंने आपको 6 से 20 तक के सब्जेक्ट बताए थे, उनमें पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड, आप इतना ही याद रखो, या जो डिप्लोमा इन एजुकेशन है, बाकी इससे अधिक आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में बायोलॉजी कॉमर्स ये हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं एज की। एज आपकी चाहिए 21 से 40 वर्ष। फर्स्ट ग्रेड के लिए आयु सीमा है 21 से 40 वर्ष। अब इसके अंदर छूट देखिए, सबसे पहले यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस,
के पुरुष हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी इसके अंदर। बाहर के स्टेट तो जनरल में आएंगे तो उनको किसी प्रकार की छूट नहीं है। दूसरा नंबर, इसमें यदि आप SC ST ये जो भी सारे हैं, इसमें यदि आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी 10 साल और आगे बढ़ा दीजिए आप 40 से। इसके अलावा आप सामान्य महिला हैं, सामान्य महिला हैं तो आपको 5 ही वर्ष की छूट मिलेगी, यानी सामान्य के पुरुष को कोई छूट नहीं है, बाकी सबके लिए इस प्रकार से छूट है। यदि किसी कैटेगरी में महिला है तो आपको 10 साल की मिल जाएगी, और किसी कैटेगरी में पुरुष है तो आपको 5 साल की मिल जाएगी। जनरल के पुरुष को कोई छूट नहीं है। फिर उसके बाद में यदि आप विडो या डाइवोर्सी में आती हैं, विधवा या परित्यक्ता उसके अंदर लिखा हुआ होता है, विधवा या परित्यक्ता की श्रेणी में आती हैं तो आपके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, यानी आप कितनी भी उम्र के हो आप ये दे सकते हैं। हालांकि जो रिटायरमेंट की आयु है, यानी आपकी नियुक्ति के समय तक आप रिटायरमेंट की आयु से कम होनी चाहिए, जो कि 60 वर्ष है राजस्थान में, तो उससे कम आपकी आयु होनी चाहिए नियुक्ति के समय, तो वो इसमें दिखा है। बाकी उसमें कोई आयु सीमा नहीं होती है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है उनके लिए भी रूल नीचे दिए हुए होते हैं, आप विज्ञप्ति में अपना पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी होती हैं। फिर उसके कारण क्या है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वो आप उसके अंदर से पढ़ सकते हैं। बेसिक मैंने इसके अंदर आपको बता दिया है। तो ये तो बात हो गई एज ग्रुप की। अब आप इसमें अप्लाई कर देंगे जब वैकेंसी आएगी। अप्लाई करने के बाद में दूसरी बात आती है कि इसकी परीक्षा कैसे होती है। तो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में देखिए 2 चीजें हैं। इसका जो पेपर है वो 2 हिस्सों में है, 2 पेपर होते हैं इसके, पेपर 1 और पेपर 2। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और इसमें साथ में साइकोलॉजी पेडागोजी वो आती है, पेपर 1। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात कि पेपर 1 के अंदर आपके 75 क्वेश्चन आएंगे जो कि 150 अंक के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे ये, और समय मिलेगा आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का। पेपर 2 में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे यानी 300 अंक का होगा ये, और इसके अंदर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। डबल क्वेश्चन है, डबल टाइम हो गया। अब इसमें विशेष बातें क्या है, देखो जो अलग अलग तरीके से आप प्रश्न पूछते हैं, इसमें बीच में बता देता हूं मैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों में। दोनों के अंकों को जोड़कर कंबाइंड मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 कोई क्वालिफाइंग है या ऐसा है, दोनों की कंबाइंड मेरिट बनेगी, ठीक है। इसके अलावा अभी तक जो रूल है वो ये है कि मिनिमम 40% दोनों में अलग अलग, यानी 40% पहले पेपर में आने चाहिए, 40% आपके दूसरे पेपर में आने चाहिए। सिर्फ SC और ST के लिए छूट है, उनके लिए 35% है। ये अभी तक ये है, आगे आने वाली वैकेंसी में पता नहीं इसमें बदलाव हो नहीं हो, अभी नहीं पता। अभी तक का ये रूल है, पिछली वैकेंसी में यही था। अब यहाँ पर जो 75 क्वेश्चन आते हैं, अब ये पेपर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी उनको ये भी नहीं पता होता कि पेपर पहले ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट पेपर हो जाए फिर उसका रिजल्ट आ जाए फिर क्वालिफाई, ऐसा कुछ नहीं। दोनों पेपर लगभग साथ साथ होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, या तो आपके दोनों पेपर सेम डे हो सकते हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट में होता है जीके का पेपर उसी दिन, उस सब्जेक्ट का उसी दिन, या फिर आपके 1 से लगभग 3 दिन का अंतराल रहता है। सामान्य तौर पर 1 से 3 दिन का अंतराल, यानी जीके ग्रुप ए का जीके का पेपर हुआ तो ग्रुप ए में हो सकता है 3 सब्जेक्ट हो, तो एक सब्जेक्ट का तो उसी दिन हो जाएगा दूसरी पारी में, बाकी के 2 सब्जेक्ट का अगले 2 दिन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से 3 दिन का समय दोनों पेपर के बीच में हो सकता है, सेम डे भी आपका हो सकता है। दोनों को मिलके मेरिट बनती है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि पेपर 1 के अंदर पूछा क्या जाता है। अब पेपर 1 के अंदर मुख्य तौर पर देखें तो 5 भागों में बटा है, वैसे तो उसके कई भाग हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो वैकेंसी की जो विज्ञप्ति आती है उसके अनुसार जो सिलेबस दिया रहता है उसके अंदर 5 भाग होते हैं। तो उन 5 भागों के बारे में मैं आपको बताऊं।
तो पहला जो भाग होता है उसके अंदर होता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री इसके अंदर राजस्थान की भी होती है और इंडिया की भी होती है, और थोड़ा सा पिछली बार इन्होंने राजस्थान का कल्चर भी डाल दिया था, कल्चर भी डाल दिया था। ठीक है, अब जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूं 2022 के अंदर हुई थी, जो आई थी, उसके अनुसार उन्होंने इसमें बांट तो दिया था, लेकिन अंक निर्धारित नहीं किए कि किस पार्ट में से कितने आएंगे। पहले होता था और इस बार भी डिमांड चल रही है, और अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये जो तरीका है कि आप पूरे पेपर में बता देते हैं कि इतने अंक का होगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करते, फिर कहीं से क्वेश्चन आप ज्यादा देते हैं, कहीं से कम दे देते हैं, विद्यार्थियों में दिक्कत होती है, तो शायद वो बदलाव कर रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड में बदलाव होगा तो फिर आरपीएससी पर भी प्रेशर होगा और उनको भी बदलाव करना पड़ेगा, और उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। पहले होता था, पिछली बार ही उन्होंने हटाया, मेरे हिसाब से इस बार दोबारा इनको ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहला जो पार्ट है वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है, दूसरे पार्ट के अंदर इन्होंने अलग अलग, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कैसे प्रकार से दिया गया है। एक तो है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। फिर उसके अंदर दूसरा नाम लिखा गया है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का। प्लस इसके अंदर तीसरा नाम आपकी दिया गया है सेकेंडरी लेवल तक की मैथ्स का। ठीक है, और फिर इसके अंदर दिया गया है हिंदी, फिर इसके अंदर दिया गया है इंग्लिश। इस प्रकार से ये बांटा हुआ है। सामान्य तौर पर हम जोड़ के देखें, जो पूछा जाता है मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, इन तीनों को मिलाकर हम गणित सांख्यिकी बोल सकते हैं। गणित सांख्यिकी और रीजनिंग, इन सब के मिलाकर लगभग 10 के करीब क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों के मिलाकर हिंदी और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये 10 और 10 से 20 नंबर का पोर्शन हो गया। ये लगभग 15 नंबर का नंबर बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन का। इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन। फिर उसके बाद में तीसरा जो पार्ट इसके अंदर आता है वो है, लिखा हुआ होता है करंट अफेयर्स। इसमें करंट अफेयर्स सामान्य तौर पर फर्स्ट ग्रेड में जो आता है उसमें इंडिया भी पूछ लेते हैं, राजस्थान भी पूछ लेते हैं, वर्ल्ड भी पूछ लेते हैं, तीनों का उसके अंदर दिया रहता है। हालांकि टॉपिक दिए रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका काफी ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान करने के कारण उसमें काफी सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। फिर उसके बाद में अगला है, इसका जो पार्ट है उसके अंदर आपका एक तो आता है इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इसके अलावा एक आता है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आता है जनरल साइंस, जनरल साइंस, ये चौथा पार्ट है। और पांचवा जो पार्ट है उसके अंदर आपका आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, प्लस एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, और प्लस इसके अंदर आरटीई 2009। इसके पहले 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 10 पूछ लिए, 10 से 15 के बीच में इसका डिफाइन हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी के 5 के करीब क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के 5 से 10, पिछली बार 8 पूछ लिए, कहीं 5 पूछ लिए क्योंकि डिफाइन नहीं था, और जनरल साइंस के लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स के 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइड किया हुआ है और टोटल 75 क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। ये पेपर पहले से थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहना होगा, जरूरी है, नहीं तो बहुत बार ये समस्या आ जाती है कि इसमें 40% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था। क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पे छोड़ देते हैं कई विद्यार्थी की, मैथ्स मुझे आता नहीं, रीजनिंग मैंने कभी पढ़ा नहीं, इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती, साइंस टफ लगता है, ऐसे करके विद्यार्थी ज्यादा चीजें छोड़ देते हैं। फिर बचे हुए में से कोई पार्ट कठिन आ जाता है और फिर नैया डूब जाती है। तो यदि आप बनना ही चाहते हैं तो तैयारी लगातार रखिए और इन सब्जेक्ट को भी पढ़ते रहिए, गणित वगैरह, इंग्लिश वगैरह, इनको भी थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन आप हर पार्ट में से निकाल पाए। नंबर 2, इसमें आपके आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में देखो, एक तो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का सब्जेक्ट पूछा जाता है, पहला भाग इसका ये है। जैसा कि मैंने आपको बताया 2018 में डिफाइन होता था कि सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो टॉपिक दिए जाएंगे उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन में से कितने पूछे जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में से कितने % पूछे जाएंगे। पिछली बार हटा दिया था, इसलिए इस बार शायद मतलब सुविधा होती है विद्यार्थियों को पढ़ने में कि कहां से कितना पढ़ना है, कितना कम पढ़ना है, कितना ज्यादा पढ़ना है। तो सीनियर सेकेंडरी लेवल के आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल का आपका सब्जेक्ट, फिर तीसरे नंबर पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का आपका सब्जेक्ट। 3 पार्ट इसके ये हो गए।
चौथे पार्ट में इसके आता है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, प्लस आपका जो आईटी वाला, इसको क्या बोलते हो आप, आईटी से संबंधित आता है ना, कंप्यूटर से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, आईसीटी से संबंधित आप बोल सकते हो, आईसीटी, ये इसके अंदर ऐड रहता है। अब इसके पहले 30 के करीब क्वेश्चन होते थे, सब्जेक्ट के टोटल 120 क्वेश्चन होते थे और इसके होते थे 30 के करीब क्वेश्चन, ठीक है। अभी पिछली बार लगभग इसमें से तो 20 क्वेश्चन पूछे और इसमें से लगभग 130 क्वेश्चन पूछे थे, तो इसका फिक्स नहीं था पिछली बार, इसलिए थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस हमें देखने को मिला। तो इन दोनों का फिर कंबाइंड आपके मेरिट बनती है और फिर उसके बाद में आपका चयन होता है। इंटरव्यू वगैरह की इसमें कोई चीज़ नहीं होती। पीछे जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपका यूजी पीजी सेम सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया था, क्या चीज़ मैं आपको एक बताने वाला था जिसके अंदर शायद मैं भूल रहा हूँ, है ना, कोई कमेंट में बता देंगे आपको, कोई बात रह गई होगी तो। यानी सामान्य बातें जो विद्यार्थियों को पता नहीं होती, उसमें भी उनको ये रहता है कि बार बार किसी से पूछना पड़ता है कि ये क्या होता है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। या जो पढ़ने वाले बीए बीएससी बीकॉम में पढ़ने वाले बच्चे, उनको भी जिज्ञासा होती है कि मैं भविष्य में ये बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो उनके लिए भी इस प्रकार का वीडियो ठीक रहता है। थोड़ा सा मुझे लगा बना देना चाहिए, अलग अलग प्रकार के जो क्वेरीज आते हैं उससे अच्छा एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों के मन में जो जिज्ञासा रहती है या जो प्रश्न उनके मन में उठते हैं कि मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, उससे संबंधित चीज़ों को मैंने कवर अप करने के लिए यहाँ पर ये दिया है। थोड़ा सा आप देखना चाहें तो मैं आपको सिलेबस का पार्ट भी दिखा दूंगा, लेकिन सिलेबस अलग वीडियो में कवर करेंगे, है ना, फिर ये बड़ा हो जाएगा। इसका प्रयोजन दूसरा था, सिलेबस से संबंधित बात हम किसी दूसरी वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये था वीडियो। आप देखो, ये भर्ती परीक्षाएं देना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि समय समय पर जो विद्यार्थियों के लिए उचित होता है उतनी गाइडेंस में देने की कोशिश करता हूं। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं बनाता। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट में आप अपनी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।